अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अमीन का चैप्टर स्टार्ट करूंगा उर्दू में। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन अमीन्स की, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शंस वगैरह। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन अमीन्स के किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अमीन्स जो है वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अगर अमोनिया का एक या दो या तीनों हाइड्रोजन निकाल दिए जाएं तो उनके नतीजे में कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इस हाइड्रोजन की जगह ले ले तो वो अमीन्स कहलाते हैं। ठीक है ना। हम अमीन्स को इसी बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन अल्काइल के साथ रिप्लेस हो जाता है तो वो प्राइमरी अमीन, दोनों हाइड्रोजन अल्काइल के साथ रिप्लेस हो जाते हैं तो वो सेकेंडरी, और तीनों हाइड्रोजन अमोनिया के किसी भी अल्काइल, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये टर्शरी अमीन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से अमीन्स के ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो बेसिकली इसको बेसिक और एज ए न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी शो करता है। अगर यही लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को या ऐसे ग्रुप को डोनेट कर दे जिसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और चौथा ग्रुप आने की वजह से जो अमीन बनता है वो बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। अच्छा, अब देखते हैं इसके नॉमेनक्लेचर को कि अमीन्स को हम किस तरीके से नेम दे सकते हैं। देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के आईयूपीएसी नेम के स्लाइटली रूल्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि इनके कॉमन नेमिंग के रूल सेम हैं। आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर अगर आप किसी भी अमीन को देखें तो उसमें जितने भी कार्बन अटैच्ड हैं अल्केन के करस्पॉन्ड करते हुए, तो जितने भी कार्बन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन के आखिर के ई को अमीन के साथ रिप्लेस कर देने से हमें जो भी कंपाउंड मिलेगा वो अमीन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से मिलेगा। जबकि इसकी कॉमन नेमिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि आपने देखना होगा कि किस तरह का अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, उसी अल्काइल ग्रुप को अल्काइल की तरह लिखा जाएगा और आखिर में हम अमीन्स लगाते देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो नीचे 4 एग्जांपल गिवन हैं उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है, एक देखें इसमें एक कार्बन और अमाइन ग्रुप है। कॉमन नेमिंग में से हम कहेंगे मिथाइल अमीन, और आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर बेसिकली 1 कार्बन को हम कहते हैं मीथेन, तो मीथेन का ई को रिप्लेस कर दिया गया है अमीन के साथ, ये बन गया मीथेन अमीन। इसी तरीके से अगर आप देखें सेकंड एग्जांपल है इथाइल अमीन। इथाइल अमीन इज द कॉमन नेम, जबकि इथेन अमीन इज द आईयूपीएसी नेम। इथेन का ई रिप्लेस करके आखिर में अमीन आ गया। अच्छा, यहाँ जो थर्ड एग्जांपल है, तीसरी एग्जांपल है, वो बेसिकली एक ब्रांच चेन अल्काइल के साथ अमीन अटैच्ड है। अब जिस कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप अटैच्ड होगा उस कार्बन को हम कहेंगे कार्बन नंबर 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है और कार्बन नंबर 3 पे कुछ नहीं। सबसे लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, और जिस कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा वो कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। इस तरीके से हम किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया करते थे, इसी तरीके से इसका नाम भी देंगे। हम इसे कहेंगे 2 मिथाइल 1 प्रोपेन अमीन। 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन नंबर 2 जिसके अमीन के हिसाब से उस पर मिथाइल है, और 1 प्रोपेन के 1 कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ठीक है। फोर्थ एग्जांपल में बेसिकली साइक्लिक अमीन है, और ये एक नॉन एरोमेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब जिस कार्बन पर भी अमाइनो ग्रुप होगा वही कार्बन नंबर 1 होगा। अगर कोई इसके साथ मजीद कोई ब्रांच लगे होते तो हम उसी हिसाब से इसको नंबर देते। इस केस में सिंपल साइक्लोहेक्साइल अमीन या साइक्लोहेक्सेन अमीन इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अच्छा, अगर आपके पास सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स होंगे तो उसमें हमने सिंपल ये करना है कि अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्काइल को अरेंज करके लास्ट में अमीन दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मिथाइल है और दूसरा मिथाइल है तो हमने
इथाइल मिथाइल अमीन इस तरीके से नाम देना होगा। लेकिन जब आईयूपैक नेम की या सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर की बात की जाएगी तो उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन में जो ब्रांचेस अटैच्ड हैं, सबसे लॉन्ग ब्रांच जो अटैच्ड होगी वो एज ए पेरेंट तस्वुर की जाएगी और जो शॉर्ट अल्काइल ग्रुप होगा वो एज ए ब्रांच तस्वुर किया जाएगा और उसकी सब्स्टिट्यूशन शो की जाएगी एन के साथ। एन से मुराद है नाइट्रोजन का अमीन। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, इस सेंटर में आपके पास NH है जो कि शो कर रहा है कि आपके पास सेकेंडरी अमीन है। लेफ्ट साइड पर मिथाइल है, राइट साइड पर इथाइल है। अब इथाइल जो है वो लॉन्ग चेन है, तो इसको हम पेरेंट चेन मीन एज एन अल्केन तस्वुर करेंगे, जबकि जो लेफ्ट साइड पर मिथाइल है इसे हम एज ए ब्रांच कंसीडर करेंगे। अब ये मिथाइल नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है तो हम कहेंगे एन मिथाइल, और जो लॉन्ग चेन थी उसे कहा जाएगा इथेन, और आखिर में आएगा सफिक्स अमीन, एन मिथाइल इथेन अमीन। ये इसका आईयूपैक नेम होगा। और कॉमन नेम इथाइल मिथाइल अमीन, जस्ट आपने ब्रांचेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद लास्ट में अमीन लिख देना है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में देखिए दोनों इथाइल ग्रुप हैं, इसमें कोई प्रियोरिटी नहीं है कि कौन सा ग्रुप छोटा है और कौन सा बड़ा। तो इसमें आपने एक चेन को फर्ज कर लेंगे कि वो ब्रांच है और दूसरी चेन को फर्ज कर लेंगे कि वो बेसिकली पेरेंट चेन है, और ये दोनों के दोनों एन के साथ अटैच है तो हम कहेंगे एन इथाइल इथेन अमीन। अब एन इथाइल शो कर रहा है कि एक इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है और एक इथाइल ग्रुप को हमने पेरेंट चेन कंसीडर करके लास्ट में अमीन लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल जो मैंने दी है वो है टर्शरी अमीन। यहाँ पे 3 इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। ट्राई इथाइल अमीन कॉमन नेम होगा। जब हम बात करेंगे आईयूपैक नेम की तो इसमें से 2 ब्रांचेज अगर ये सिमिलर ब्रांचेज हैं तो वो कंसीडर की जाएंगी एज ए ब्रांच, और एक ब्रांच को हम कंसीडर करेंगे एज ए पेरेंट चेन। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं एन एन डाइथाइल इथेन अमीन। एन एन डाइथाइल ये ब्रांच शो कर रही है, जबकि इथेन अमीन इज द पेरेंट, और लास्ट में अमीन आईयूपैक नेम के नोमेनक्लेचर के साथ। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने तीनों ब्रांचेस डिफरेंट रखी हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए सेंटर में जो नाइट्रोजन है वो डेफिनेटली 3 डिग्री अमीन है। अच्छा, अब यहाँ 3 डिग्री अमीन के साथ जो एक तरफ मिथाइल है, इथाइल है और प्रोपाइल ग्रुप है। अब इथाइल के साथ मिथाइल और प्रोपाइल, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो प्रोपाइल की है या प्रोपेन की है, जबकि इथाइल और मिथाइल ये स्मॉलेस्ट चेन है। तो इथाइल और मिथाइल जो है वो ब्रांच कंसीडर की जाएंगी, जबकि प्रोपाइल जो है पेरेंट चेन कंसीडर की जाएगी। अब इस प्रोपाइल के कार्बन नंबर 1 के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। ये 2 भी, ये एन सेकंड पे भी हो सकता था, इसलिए आपने यहाँ पे पोजीशन इसकी लोकेट करना लाजमी है। अच्छा, अब देखें इन इथाइल और मिथाइल को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और ये दोनों के दोनों एन के साथ अटैच है तो हम कहेंगे एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन या 1 प्रोपेन अमीन। 1 ये शो कर रहा है कि अमीन जो है प्रोपेन के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अदर देन अमाइनो ग्रुप हो तो प्रियोरिटी चेंज हो जाती है। अगर आपके पास लेट्स से अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है और साथ में अमाइनो ग्रुप भी अटैच्ड है तो प्रेफरेंस अल्कोहल की दी जाती है ओवर अमाइनो ग्रुप। इसका रीजन ये होता है कि O हैविंग मोर एटॉमिक नंबर देन N। अच्छा, इसीलिए आप ये देखिए कि जब अमाइन या NH2 ग्रुप एज ए ब्रांच कंसीडर किया जाएगा तो इसे लिखा जाता है अमाइनो। अब देखिए इसके अंदर इथेन है, इथेन के अंदर एक तरफ अल्कोहल है और दूसरी तरफ अमाइनो है या अमाइन ग्रुप है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? अल्कोहल को। इसका कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर अमाइनो ग्रुप है तो हम कहेंगे 2 अमाइनो इथेनॉल। इथेनॉल इज द इंडिकेशन दैट अल्कोहल ग्रुप इज अटैच्ड। अगले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। इसमें
सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दी जाती है। अब इसका कार्बन नंबर 1 होगा, इसके बाद 2 और 3, 3 के ऊपर अमाइन ग्रुप है, तो हम इसे कहेंगे 3 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एरोमेटिक अमीन्स की हैं। अगर एरोमेटिक अमीन में सिंपल बेंजीन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है तो उसे हम कहते हैं एनालीन या बेंजामीन। अगर ये आपके पास देखिए अमाइनो ग्रुप के साथ एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ फिनाइल है, ठीक, ये बेंजीन ग्रुप है। कॉमन नेमिंग है, हम कहेंगे एन मिथाइल एनालीन। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा आईयूपैक नेमिंग की, तो बेसिकली यहाँ देखें अमाइनो ग्रुप के साथ बेंजीन था, बेंजामीन था, बेंजीन अमीन। अब ये हो जाएगा एन मिथाइल बेंजीन अमीन, यानी जो बेंजीन के साथ अमीन था उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये लाजमी आपने शो। अगली एग्जांपल था बेंजीन अमीन, ही की एग्जांपल है, इसकी 4th पोजीशन के ऊपर मिथाइल 4 मिथाइल बेंजीन अमीन। नेक्स्ट में वही बेंजीन अमीन के पास 4th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच, हमने कहा 4 मिथॉक्सी बेंजीन अमीन। ये ब्लैक से इसकी कॉमन नेमिंग है मिथाइल एनालीन, पैराटोलिडीन एंड पैराएनिसिलीन। अगले एग्जांपल में बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स के कॉमन नेम बहुत फेमस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मेंबर रिंग के साथ नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक है, पायरोल है, 2 नाइट्रोजन है तो पायराजोल है, 1,3 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है तो इमिडाजोल, एक 6 मेंबर और दूसरा 5 मेंबर रिंग के साथ नाइट्रोजन है तो इंडोल, 6 मेंबर एरोमेटिक कार्बन रिप्लेस हो गया नाइट्रोजन से तो पेरिडीन, 2 कार्बन रिप्लेस हो गए बेंजीन के 1 और 2 पे नाइट्रोजन है तो पैराजीन, 1 और 3 पोजीशन पे कार्बन रिप्लेस हो गए बेंजीन के तो पेरिमिडीन, और नेप्थलीन का डेरिवेटिव का एक कार्बन नंबर 1 अगर नाइट्रोजन से रिप्लेस हो जाता है तो पेनिडीन। ये तो कॉमन है। आईयूपैक नेमिंग, आपके पास अगर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें एक नाइट्रोजन मौजूद है जिसने कार्बन को रिप्लेस किया होगा, तो 1 नाइट्रोजन को हम कहते हैं 1 या सिंपल एज अ ग्रुप। अगर किसी भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग में 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं, यकीनन उन्होंने 2 कार्बन को रिप्लेस किया होगा, तो उसे हम कहेंगे डायएज़ा। और अगर 3 नाइट्रोजन मौजूद हैं जिन्होंने 3 कार्बन को रिप्लेस किया होगा तो उसे कहा जाता है ट्राई। जैसे यहाँ देखिए आपके पास पहला कंपाउंड है जिसमें कार्बन नंबर 1 रिप्लेस हो गया है नाइट्रोजन के साथ, तो इसे हम कहेंगे 1 एजा साइक्लोपेंटा 2,4 डाइन। 2,4 ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 और 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और 1 पोजीशन के ऊपर एज अ ग्रुप या नाइट्रोजन मौजूद है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए आप 1, 2 डाई एजा साइक्लोपेंटा 2,4 डाईन, 1 और 2 पर डाई एजा 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं और 2 और 4 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है। सेम थर्ड एग्जाम्पल में देखिए 1, 3 डाई एजा साइक्लोपेंटा 2,4 डाइन, 1 और 3 के ऊपर 2 एजा ग्रुप मौजूद है और 2 और 4 के ऊपर डाईन मौजूद है और ये साइक्लोपेंटा स्ट्रक्चर है। अगले एग्जाम्पल 1 एजा इंडीन, इंडोल का डेरिवेटिव है और कार्बन नंबर 1 के ऊपर एजा ग्रुप मौजूद है। नेक्स्ट में जैसे बेंजीन था तो सिंपल बेंजीन से पहले हमने लिख दिया एजा बेंजीन। 1 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है, 2 होंगे तो हमने मेंशन करना होगा, जैसे यहाँ सेकंड एग्जांपल में 1 एंड 2 लिखा, 1 एंड 2 डाइएथाबेंजीन। नेक्स्ट में 1, 3 डाइएथाबेंजीन, वाइस वर्सा। अच्छा, कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन ही हो, कोई दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है। आई थिंक एज साइक्लोहेक्सेन एंड एज साइक्लोपेंटेन आप कर लेंगे। ये अगले एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर थायाजोल। अब इसमें देखिए बेसिकली है 5 मेंबर रिंग, एक कार्बन ने रिप्लेस कर लिया अपने आप को नाइट्रोजन से और एक कार्बन रिप्लेस हुआ सल्फर से। सल्फर को प्रियोरिटी दी जाएगी, सल्फर का 32 एटॉमिक वेट होता है, इसका नाइट्रोजन का 14।
इसका कार्बन, इसका नंबर 1, 2 एंड 3। 1 पे हम सल्फर को जब होता है तो कहते हैं थाया, 1 थाया, और 3 पर है एज अ ग्रुप 1 थाया, 3 एज अ साइक्लोपेंटा, 2 एंड 4 डाई वुड बी द कॉमन। अच्छा, आगे देखिए, जब अमीन्स का लोन पेयर भी किसी अल्काइल ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लेता है और उसका लोन पेयर कंज्यूम हो जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं बेसिकली अमोनियम। अब उस अमोनियम के साथ जो भी अटैच्ड होगा, जैसे इस एग्जांपल में देखिए 3 इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हम इसे कहेंगे ट्राई इथाइल अमोनियम। और उसके बाद जो भी काउंटर नेगेटिव आयन होगा उसे लिखा जाएगा आइड या क्लोराइड। हेलाइड है तो यहाँ जैसे क्लोरीन है तो हम ये क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, वट भी है, ठीक है। अच्छा, अमीन्स जस्ट लाइक अल्कोहल, अगर हम देखते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं, और जिस तरीके से अमीन्स का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। इनमें डेफिनेटली नाइट्रोजन मौजूद है, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन इटसेल्फ और इन एक्वस सॉल्यूशन ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी भी लेस या लो मॉलिक्यूलर वेट अमीन जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अमीन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टीज है अमीन्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अमीन्स का लोन पेयर उसको बेसिक भी बनाता है और उसको बेसिकली एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बनाता है, ठीक है। याद रखने वाली बात है। बेसिक किस तरीके से कि ये अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी, एनी स्पीशी विच कैन डोनेट द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सफेद, कोई भी स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है तो वो बेस कहलाती है। इसी तरीके से कोई भी स्पीशी अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है तो वो बेस कहलाती है। तो ये दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करती है, इसीलिए हम कहते हैं कि अमीन्स आर बेस। अच्छा, अमीन्स आर वीक बेस। वीक बेस क्यों कहा जाता है? पीके वैल्यू के साथ। अच्छा, अमीन्स को हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रखती है और ये लोन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अमीन्स आर बेसिकली सर्व एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल, राइट। अच्छा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं अमीन्स का। अमीन्स का जो ज्योमेट्री है वो दो तरह की ज्योमेट्री रखता है, एक बेसिकली मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री अमीन्स की टेट्राहेड्रल है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री में क्या किया जाता है, इसका लोन पेयर भी शामिल किया जाता है। अभी देखिए 1, 2, 3 एंड 4 ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 107 इसका बॉन्ड एंगल होता है। इसी तरीके से अगर इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात की जाए तो इसके अंदर लोन पेयर को शामिल नहीं करते, और वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये ट्राइगोन बनाता है और पिरामिडल शेप में होती है। अच्छा, अमीन्स अगर कायरल है नाइट्रोजन की तरफ, मीन्स अमीन्स अटैच्ड है 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के साथ, और डेफिनेटली इसके साथ लोन पेयर भी मौजूद है, तो इस कंडीशन में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म इज वेरी रैपिड, बहुत ही स्पीड के साथ होती है। इसी वजह से अमीन्स की कायरलिटी डिटरमाइन नहीं की जा सकती। लेकिन जब इस कायरल अमीन्स जो कि नाइट्रोजन पर कायरल है उसको उसकी डेरिवेटाइजेशन कर ली जाए, उसे किसी ऐसे ग्रुप के साथ रिएक्ट करवा लिया जाए जो कि उसका लोन पेयर को कंज्यूम कर दे, और इस कंडीशन में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिजॉल्व की जा सकती है, डिटरमाइन की जा सकती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर क्वार्टनरी इम्यूनोसाइल के अंदर ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसकी मदद से हम अमीन्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अमीन्स की बेसिसिटी, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अमीन्स आर वीक बेसिस। वीक बेसिस क्यों होते हैं कि इनकी पीकेए वैल्यू ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 7 होगी, तो हम ये कहेंगे कि ये बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए अमोनिया की पीकेए वैल्यू है 9.26, जबकि मिथाइल अमीन की 10.64,
इथाइलअमीन की 10.75, प्रोपाइलअमीन की 10.67, ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग। तो जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा ये बेसिक प्रॉपर्टी रखेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अमीन इलेक्ट्रॉन में डोनेट करने की सलाहियत रखता है, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये बेसिक कैरेक्टर भी रखता है। अब यहाँ मैंने दो कंपैरिजन शो किए हैं। गैस फेज में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अमीन के साथ अटैच्ड होंगे, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, इसको बेसिकली स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ ट्राई मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन, मिथाइलअमीन एंड अमोनिया, इन सब में गैस फेज के अंदर ट्राई मिथाइलअमीन सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है। इसके बाद दिस वन एंड दिस वन। अब इन्हें जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, इनका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में टॉप पर जो है वो डाइमिथाइलअमीन, देन मिथाइलअमीन और ट्राइमिथाइलअमीन इसके बाद आता है और अमोनिया लास्ट में। मींस ट्राइमिथाइलअमीन की पोजीशन चेंज हो जाती है। इसका रीजन है सॉल्वेशन। जब वाटर मॉलिक्यूल में या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसको डिसॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर जो फैक्टर प्रीडोमिनेट करता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि ओवरकम कर लेता है अल्काइल ग्रुप को, जो कि अल्काइल ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट रखते हैं। जिस तरीके से याद कीजिए, आपको हैलोजेंस जो है वो अर्थ पैरा डायरेक्टर तो होते हैं, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। केस है ना बेसिकली रिंग एक्टिवेशन। सेम यहाँ पर भी यही फिनोमेना अप्लाई होता है। यहाँ याद रखिए, अब ट्राई मिथाइलअमीन का नाइट्रोजन एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि डाइमिथाइलअमीन एक तो इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरा ये वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ ये तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ऑफ कोर्स अल्काइल ग्रुप भी है इसके अंदर, तो इसी वजह से मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक देम मोस्ट स्टेबल और मोस्ट बेसिक, जबकि ट्राइमिथाइलअमीन को लेस बेसिक बना देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर बेसिसिटी एरोमेटिक अमीन्स की कंपेयर की जाए नॉन एरोमेटिक अमीन्स की, डेफिनेटली एरोमेटिक अमीन्स आर मच मोर एसिडिक वी कैन से, और very weak basic as compared to the aliphatic amine. रीजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एनालीन है। एनालीन ऑफ कोर्स आर्थोपेरा डायरेक्टर भी है और रिंग एक्टिवेटर भी है। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी वजह से ये आप देखिए एनालीन की pKa है 4.58। ओके, जब हम इसको कंपेयर करते हैं साइक्लोहेक्साइल अमीन से तो 10.64। यू कैन सी है ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास अगर प्रोटोनेटेड एनालीन मौजूद है तो उसके सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटोनेशन मेक्स द डिफरेंस एज वेल। हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स की बेसिसिटी को अगर हम कंपेयर करें सिंपल एलिफेटिक अमीन्स के साथ, तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। पिछले पेज पे याद कीजिए, जैसे यहाँ पर आपके मौजूद है, ये एलिफेटिक अमीन है 10.75, 10.67 है, जबकि यहाँ आपके पास 11.2, 11.11 एंड 11, 10.9 ऑलमोस्ट इक्वल टू दी एलिफेटिक। तो इनकी बेसिसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे एरोमेटिक अमीन्स के साथ, तो एरोमेटिक अमीन्स दे आर मच 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 लेस बेसिक और यू कैन से दे आर मोर एसिडिक। See the pK 5.23, 2.7, 0.4 and 4.5. They are much more acidic as compared to the aliphatic amines. अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है अमीन्स की प्रॉपर्टी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर हम अमीन्स को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेसिकली अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं। इनिशियली अमीन्स आर वाटर इनसॉल्युबल, लेकिन जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बन जाते हैं और सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। अमाइड आर वाटर इनसॉल्युबल, राइट। जैसे मैंने इनिशियली डिस्कस किया था कि अमीन्स का लॉन पेयर बेसिकली जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका प्रोटॉन एफेक्ट कर लेता है
और इस कंडीशन में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये सॉल्ट फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाता है और ये सॉल्ट बेसिकली वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्ट को हम किस तरीके से, ऑफ कोर्स 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स सबके ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है। जैसे ही अल्काइल के साथ अटैक किया जाता है या अटैच किया जाता है, तो इस कंडीशन में ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होने पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये सॉल्ट में तब्दील हो जाता है। और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, जैसे लास्ट नोमेनक्लेचर में भी डिस्कस कर लिया था, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ कुछ मेथड हैं सिंथेसिस के अमीन्स के, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन सिंथेसाइज अमीन। पहला जो सिंथेसिस का मेथड है अमीन्स का, वो है बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंपल अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। ये एक SN2 रिएक्शन की एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो कि सिंगल स्टेप में होता है। जैसे यहाँ देखिए, अमोनिया को अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया जाए तो अमोनिया की अल्काइलेशन हो जाती है। बेसिकली होता है क्या है, पहले स्टेप में अमोनिया का लोन पेयर अल्काइल ग्रुप के एम्प्टी ऑर्बिटल पर अटैक करके हैलोजन को डिपार्ट कर देता है और ये अमोनियम सॉल्ट बनाता है। अगले स्टेप में अगर हम इसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो बेस इस अमोनियम का प्रोटॉन एब्ट्रैक्ट करके आपको करेस्पॉन्डिंग अल्काइल अमीन दे देती है। ये इसका मैकेनिज्म है सेम, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। अच्छा, इस रिएक्शन में हम अमोनिया एक्सिस में इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड मल्टीपल प्रोडक्ट। अगला मेथड जिसकी मदद से अमोनिया को या अमाइंस को सिंथेसाइज किया जा सकता है वो एजाइड आइन। एजाइड आइन को अगर अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया जाए तो ये भी SN2 रिएक्शन के थ्रू होता है। देखें, एजाइड आइन बेसिकली क्या है, 3 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और दोनों टर्मिनल के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर हो नेगेटिव चार्ज, सेंट्रल नाइट्रोजन के ऊपर हो पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहलाता है एजाइड आयन। इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इस कंडीशन में जो टर्मिनल का नाइट्रोजन है वो बेसिकली अल्काइल हैलाइड के अल्काइल के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को डिपार्ट कर देता है और ये आपको देता है अल्काइल एजाइड। अब अल्काइल एजाइड की जब रिडक्शन की जाती है बाय मींस ऑफ सोडियम इन अल्कोहल और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसमें से 2 नाइट्रोजन एज ए नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाते हैं और एक नाइट्रोजन की रिडक्शन हो जाती है, जो कि आपको करेस्पॉन्डिंग अल्काइल अमीन दे देता है। अगला मेथड जिसकी मदद से आप प्राइमरी अमीन सिंथेसाइज कर सकते हैं वो है गैब्रियल सिंथेसिस। इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली वो थैलामाइड है। थैलामाइड को पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करके, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करती है, थैलामाइड का एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके सॉल्ट बना लेती है। अगले स्टेप में ये सॉल्ट अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, हैलोजन को डिपार्ट करता है और अल्काइल ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लेता है। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजीन ऐड की जाती है। अब ये सेवरल स्टेप का प्रोसेस है, इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनती। ऑफ कोर्स यहाँ पे 3-4 स्टेप हुए हैं जो कि हमने नहीं लिखे, डायरेक्टली शो किया है कि हाइड्रोजीन वन ऑफ द कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगी और इसका CN बॉन्ड तोड़ देगी। ये अगले स्टेप में ये टर्मिनल अमीनो ग्रुप इस कार्बोनिल के साथ मिलकर 6 मेंबर रिंग बनाएगा और इस अमाइनो ग्रुप को निकाल देगा। ऑफ कोर्स ये अमाइनो ग्रुप इस टर्मिनल अमीन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगी और आपको ये प्राइमरी अमीन देगी। दिस इज बेसिकली द बाय प्रोडक्ट। एग्जाम्पल जिसमें हम अमीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब यहाँ रिडक्शन AR से आप यहाँ फर्स्ट कर लीजिए, बेंजीन है। बेंजीन का ये बहुत ओल्ड मेथड है जिसमें आप नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी से डेफिनेटली ये नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ऑफ कोर्स यू नीड बेसिकली अ कैटलिस्ट दिस टू प्रोसीड दिस रिएक्शन। अगर आप सिंपल बेंजीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको नाइट्रोबेंजीन देगा, उसके बाद उसकी रिडक्शन के बाद आपको एनलिन मिल जाएगा। इसका बहुत ही कॉमन सा मैकेनिज्म है जो कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया जा चुका है, तो इसलिए मज़ीद डिस्कस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से नाइट्रेशन जो है वो सिलेक्टिव भी की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास
1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन या मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है, इसके साथ अगर आपने H2S इस्तेमाल किया तो उसने सिलेक्टिवली एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस किया और एक को नहीं किया, तो सिलेक्टिव रिडक्शन भी की जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स को रिडक्टिव एमिनेशन के थ्रू सिंथेसाइज किया जा सकता है। अब यहाँ देखें, हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, मीन्स एनी एल्डिहाइड और कीटोन। इस एल्डिहाइड या कीटोन को अगर अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद अगले स्टेप में इसकी रिडक्शन की जाएगी तो आपको मिलेगा प्राइमरी। इस एल्डिहाइड या कीटोन को अगर आप अमाइन के साथ, मीन्स 1 डिग्री अमाइन के साथ या अल्काइल अमाइन के साथ ट्रीट करेंगे, उसके अगले स्टेप में इसकी रिडक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अमीन। इसी एल्डिहाइड या कीटोन को अगर आप सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसको रिडक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा टर्शियरी अमीन। इसके एक एग्जांपल मैकेनिज्म के थ्रू हम देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन होता है। पहले स्टेप के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन जब अमीन के साथ रिएक्ट करता है तो अमीन का लोन पेयर बेसिकली एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करता है और एक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से जैसे ही वो नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अल्टीमेटली वीकर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विच इज द पाई बॉन्ड वो टूट जाता है और आपको ये एक हेमी इमिनल दे देता है। अच्छा, यहाँ देखिए, जब इस हेमी इमिनल में से वाटर मॉलिक्यूल को हम एलिमिनेट करते हैं, OH फ्रॉम हियर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसे हम कहते हैं इमीन। ये शिफ्ट बेस भी कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है और जिससे आगे आपको बहुत ही अच्छे कंपाउंड मिलते हैं। इसके बाद जब इसकी रिडक्शन की जाती है तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हाइड्रोजन ले लेते हैं रिड्यूसिंग कंपाउंड के साथ, तो आपको अगर ये आपके पास प्राइमरी अमीन होगा तो ये सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा, अगर यहाँ सेकेंडरी अमीन होता तो टर्शियरी अमीन मिलता। अगली एग्जाम्पल है कि नाइट्राइल ऑक्साइम और अमाइड की रिडक्शन के थ्रू भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ नाइट्राइल है, C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो ये दिस C ट्रिपल बॉन्ड N इज नोन एज नाइट्राइल ग्रुप। इसकी रिडक्शन करने पे आपको मिलेगा 1 डिग्री अमीन। अच्छा, नाइट्राइल का बेसिकली डेरिवेटिव ही है ऑक्साइम। देखें, अगर आप C ट्रिपल बॉन्ड N में से एक बॉन्ड तोड़ दें और वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दें, OH यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, तो आपको मिल जाता है ऑक्साइम। ऑक्साइम की रिडक्शन की जाए तो उससे भी आपको 1 डिग्री कंपाउंड मिल जाता है। और अमाइड RC डबल बॉन्ड O एंड N, यहाँ दोनों अगर हाइड्रोजन होंगे तो ये NH2 हो जाएगा। अमाइड ग्रुप की रिडक्शन की जाए तो उससे आपको 3 डिग्री अमीन मिलता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि नाइट्राइल की रिडक्शन किस तरह होती है और किस तरह से अमीन्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें आप देखिए, सबसे पहले ये नाइट्राइल था, हमने इसको ट्रीट किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बेसिकली चुलेशन हो जाती है, नाइट्रोजन का लोन पेयर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिथियम के साथ बॉन्ड बना के चिलेशन कर लेता है। जबकि जब जैसे ही हाइड्राइड ट्रांसफर होता है तो हाइड्राइड ट्रांसफर होने के नतीजे में हाइड्राइड कार्बन एक पॉजिटिव सेंटर पर जाएगा और C ट्रिपल बॉन्ड N में से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाएगा और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड N। जैसे ही यहाँ लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर आया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और लिथियम का ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड बन गया। अगले स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में से एक और हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है पॉजिटिव सेंटर पे। सिंपल, हाइड्राइड अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये लोन पेयर इस एल्युमिनियम के ऊपर अटैक करेंगे और वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द पाई बॉन्ड ये नाइट्रोजन के ऊपर वापस आ जाएगा और आपको ये एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा सॉल्ट फॉर्म के अंदर। अब इस इंटरमीडिएट की अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू। दो वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। पहले स्टेप में नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटॉन एक्सपेक्ट करेगा और ये OH बेसिकली निकल जाएगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर NH आ गया और साथ में Al2। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये लोन पेयर एक और प्रोटॉन एक्सपेक्ट करेगा, NH2 बन जाएगा और ये AlH2
OH या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिथियम हाइड्रोक्साइड बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बाय प्रोडक्ट, और ये आपको जो मिलेगा वो 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। अच्छा, अमीन्स को थ्रू रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी सिंथेसाइज किया जाता है। बहुत ही कॉमन दो फेमस रीअरेंजमेंट है, एक है हॉफमैन और दूसरी कर्टियस थ्योरम। इन दोनों में बेसिकली आइसोसाइनाइड जो है वो इंटरमीडिएट बनता है। जैसे यहाँ देखिए, पहली रीअरेंजमेंट है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। आपने सुना होगा हॉफमैन प्रोडक्ट भी ना, इसमें डबल बॉन्ड एल्कीन वगैरह बनते हैं, उसी की बेसिकली एग्जाम्पल है। यहाँ अमाइड को हैलोजन और बेस की मौजूदगी में जब रिएक्ट करवाते हैं तो अमीन और साथ में ये बाय प्रोडक्ट मीन सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इसका मैकेनिज्म देखिए, ये आपके पास अमाइड था, पहले स्टेप में बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया अमाइड का और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। फिर इस लोन पेयर ने नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन ने ब्रोमीन के ऊपर अटैक किया और एक ब्रोमीन को एज लिविंग ग्रुप के तौर पर निकाल दिया और एक नाइट्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड बना दिया। आपके पास एन ब्रोमामाइड मिल गया। अगले स्टेप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक और बेस इस नाइट्रोजन के प्रोटॉन को एफेक्ट करके नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आती है। अब यहाँ बेसिकली ये रीअरेंज होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ रीअरेंज किस तरीके से होता है। सबसे पहले ये अल्काइल ग्रुप इस नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ब्रोमीन डिपार्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना लोन पेयर यहाँ कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड N बना लेगा और ये आपको मिल जाएगा आइसोसाइनेट। अगले स्टेप में ये आइसोसाइनेट की बेसिकली हाइड्रोलिसिस होती है। बेस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगी तो क्या होगा, CO बॉन्ड बन जाएगा और साथ में C डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड टूट जाएगा, आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन कार्बन के ऊपर जाके N डबल बॉन्ड C बनाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन यहाँ पर जैसे वाटर मॉलिक्यूल से ऑफ कोर्स इट्स हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, this negative species will extract the proton from water and this carbamate ion will release the carbon dioxide. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी through this rearrangement. ठीक है, means O negative will collapse at this carbon and this N3 bond will break up. ये टूट जाएगा और इसे टूटने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी और ये अमाइन ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन लेके आपको अमाइन ग्रुप दे देगा। लास्ट जो मेथड है सिंथेसिस का वो है बेसिकली कर्टियस रीअरेंजमेंट, सेम लाइक हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इसमें हम स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो एसाइल क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं और साथ में सोडियम एजाइड। जो इंटरमीडिएट मिलता है आपको एसाइल एजाइड, रीअरेंज होने के बाद आपको आइसोसाइनेट देता है। सेम इसकी जब वाटर मॉलिक्यूल या बेस की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस की जाती है, जिस तरीके से हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हुई थी, सेम वही इसका फेनोमेना मैकेनिज्म होगा और आपको अल्टीमेटली करेस्पॉन्डिंग अमाइन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि किन मेथड की मदद से आप अमीन्स का रिएक्शंस करवाते हैं या कौन से मेथड जिससे अमीन का रिएक्शन होता है। दीज आर बेसिकली सम स्पेसिफिक रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। पहला रिएक्शन है कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अमीन्स जो हैं वो एज ए वीक बेस इस्तेमाल या एज ए वीक बेस काम करती हैं। अमीन्स को अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया जाए तो आपको इथाइल अमोनियम और ऑफ कोर्स OH नेगेटिव फॉर्म में देती हैं। अमीन्स ही को अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो आपको अमोनियम सॉल्ट देती हैं। अब अमोनियम सॉल्ट को जब आप बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा इसको और आपको करेस्पॉन्डिंग अमाइन वापस मिल जाएगा और साथ में सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अमीन्स आर एक्चुअली द वीक बेसिस। इस तरीके से इसे जब एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिल जाता है। अमीन्स बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करते हैं। अमीन्स को अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हैलाइड को
एज ए गुड लिविंग ग्रुप निकाल कर अल्काइल के साथ एक नया बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरीके से ये इसका लोन पेयर कंज्यूम होकर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ये डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पर दी गई हैं 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री अमीन्स बनाने की, जिसमें यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली प्रोसीड हुई। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ज़रूरी नहीं कि अमीन्स का लोन पेयर ही इस्तेमाल हो। अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की, तो एरोमेटिक अमीन में कार्बन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिंग एक्टिवेटर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए जैसे इस एग्जांपल में एनालिन में इस लोन पेयर ने जैसे ही सी एन बॉन्ड बनाया, तो ये जो पाई बॉन्ड था इस एट कार्बन नंबर 2, ये इसने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल के ऊपर और ये आपको इंटरमीडिएट दिया। अब यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप था, एरोमेटिसिटी देने के लिए इसने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली ये कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल है, ना कि नाइट्रोजन। तो ये खासियत है एरोमेटिक अमीन्स की कि उसका कार्बन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल हो सकता है। अगली रिएक्शंस में अमीन्स में बेसिकली ऑक्सीडेशन भी हो जाती है। यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन्स हो, जैसे आप किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2 या पर एसिटिक एसिड साथ बीट करें तो आपको अमीन ऑक्साइड मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास टर्शियरी अमीन था तो आपको मिल गया टर्शियरी अमीन ऑक्साइड। तो अमीन्स के एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी शामिल है। अगला रिएक्शन है कि अमीन्स को जब नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है जिसे हम कहते हैं डायएजोनियम सॉल्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जो कि आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है। अच्छा, नाइट्रस एसिड बेसिकली HONO ये इन सीटो या ड्यूरिंग रिएक्शन सिंथेसाइज किया जाता है। ये बेसिकली बहुत ही रिएक्टिव स्पीशी होती है, फौरन रिएक्ट कर जाती है। तो जब सॉल्ट ऑफ सोडियम नाइट्राइड को किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ड्यूरिंग रिएक्शन HCl या H2SO4 डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन, तो आपको HONO मिलता है। ये है नाइट्रस एसिड। इस नाइट्रस एसिड को जब किसी भी अमीन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो आपको अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है डायएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, जैसे यहाँ हमने रिएक्शन किया, सबसे पहले स्टेप के अंदर मैंने शो कर दिया, ये आपके पास प्राइमरी अमीन है नाइट्रस NaNO2 एंड प्लस 2HX। एक्स की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी। ये आपको इन सीटो देगा HONO। ये HONO रिएक्ट करेगा अमीन के साथ और आपको दे देगा डायएजोनियम सॉल्ट, हाईली अनस्टेबल। ये रीअरेंज होकर आपको अल्काइल रेडिकल और साथ में हेलाइड आयन भी दे सकता है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, क्योंकि फर्दर आपको अल्कीन्स, अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड दे देता है, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट। अच्छा, अब देखिए वही सेम रिएक्शन जो कि हमने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था, रिएक्शंस ऑफ अमीन विद नाइट्रस एसिड। पहले स्टेप में डेफिनेटली यहाँ पे मैंने शो कर दिया है कि इस तरीके से HONO बनता है। HONO के अंदर जो बेसिकली जो गैस जो रिएक्ट करती है वो नाइट्रोसो गैस होती है। नाइट्रोसो गैस NO गैस जब रिएक्ट करती है अमीन के साथ तो अल्टीमेटली आपको N नाइट्रोसो अमोनियम आयन देती है। N नाइट्रोसो अमोनियम आयन फर्दर रिएक्ट करने के बाद आपको देता है डायएथो हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद आपको देती है दिस वन। दिस इज बेसिकली द डायएथोनियम आयन। अगर यहाँ पर कोई भी सॉल्ट होगा, हेलोजन वगैरह होगा, तो ये हो जाएगा डायएथोनियम सॉल्ट। वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट इट इज। अच्छा, अब देखिए वही अगर ये डायएथोनियम आयन एरोमेटिक होगा तो हम इसे कहते हैं एरीन डायएथोनियम सॉल्ट। इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। जैसे अगली एग्जांपल में मैंने यहाँ कहा कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एरीन डायएथोनियम सॉल्ट सैंडमेयर रिएक्शंस हैं, अ वैरायटी ऑफ रिएक्शंस देता है। मिसाल के तौर पे पहला स्टेप तो रिपीटेड रिएक्शंस है, जो कि पिछली स्लाइड में मैंने डिस्क्राइब कर दिया था कि आप एनालिन को जब रिएक्ट करवाते हैं HONO जो कि इन सीटो बनता है तो आपको देगा एरीन डायएथोनियम सॉल्ट।
इस एरीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट को जब आप ऑक्सीडाइज करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ तो आपको मिलता है फिनोल। इसी एरीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट को आप कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन, कॉपर ब्रोमाइड के साथ ब्रोमोबेंजीन, कॉपर साइनाइड के साथ साइनोबेंजीन, कॉपर आयोडाइड के साथ आयोनोबेंजीन, HbF4 और सेकंड स्टेप में हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन और H3PO2 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ सिंपल बेंजीन। अच्छा, इसी एरीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट को डाइएज़ो कपलिंग रिएक्शंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस एरीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट को फिनोल के साथ रिएक्ट किया जाए तो आपको एक इम्पोर्टेंट एज़ो कंपाउंड मिल जाता है। कपलिंग रिएक्शन डेफिनेटली दिस इज बेसिकली a G. It could be OH or it could be NR2. Some more couplings are shown here. For example, arene diazoनियम salt when reacting with 4-methylphenol आपको मिल रहा है 4-methyl phenylazophenol, a coupled compound. अमीस को जब सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो आपको सल्फोनामाइड मिलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होते हैं जिनकी आगे भी रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सल्फोनामाइड को हाइड्रोलाइज किया जाए विद एक्वस एसिड तो आपको ये आगे मजीद कंपाउंड या प्राइमरी अमीन भी मिल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट अमीन भी मिल जाते हैं। यहाँ एग्जांपल देखिए कि 1 डिग्री अमीन को जब सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट किया गया तो HCl रिमूव होने के बाद आपको मिल गया एन substituted sulfonamide. Of course, this chlorine and H are being removed, and nitrogen and sulfur bond are being created here. एक और एग्जांपल आपको यहाँ सेकेंडरी अमीन की दी गई है, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे आपको एन एन डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड मिलेगा। Another reactions, of course, it is the previous reactions linkage. यहाँ आपको जो मिल रहा है वही सल्फोनामाइड ही है बेसिकली। इसमें यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन। अगर ये सेकेंडरी अमीन होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो याद रखिए हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन्स है और आप इसको सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर आपका जो अमाइन है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। अच्छा, 1 डिग्री अमीन को जब सल्फोनाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो डेफिनेटली इट कंटेन्स द एसिडिक हाइड्रोजन आफ्टर रिमूवल ऑफ HCl। इसे जब हम बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो बेस क्या करेगी, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके सॉल्ट बना लेगी जो कि वाटर सोल्यूबल होगा। इसे जब दोबारा एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगा। अभी शो करेगा कि ये आपके पास प्राइमरी अमीन था। ये सारी कंडीशन आपने नोट करनी है। अब आपके पास अगर सेकेंडरी अमीन है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, सेकेंडरी अमीन एन एन डाई सब्स्टिट्यूट सल्फोनामाइड ये इनसॉल्युबल रहेगा बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे यहाँ था आपके पास, यहाँ आपने जब बेसिक सॉल्यूशन लिया था तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता, क्लियर सॉल्यूशन मिल गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन था। लेकिन जब आपके पास सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करवाएंगे आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ तो यहाँ एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा और तब आप उसे बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो सॉल्ट नहीं बनेगा। सॉल्ट नहीं बनेगा तो वो इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपके पास सेकेंडरी अमीन था जो कि इनसॉल्युबल रहा। टर्शियरी अमीन विल नॉट रिएक्ट टू फॉर्म अ सल्फोनामाइड। वो सल्फोनामाइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन नहीं है तो HCl किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन यूजिंग हिंसबर्ग टेस्ट। अगला रिएक्शन है हॉफमैन एलिमिनेशन, जिसे हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं E2 टाइप रिएक्शन, एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन। मीन पहले स्टेप के अंदर बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है और साथ में ही अमीन्स आपका डिपार्ट होता है, आपको अल्कीन देता है। इट्स बेसिकली हॉफमैन
प्रोडक्ट एज वेल ना, आपने देखा होगा डबल बॉन्ड जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें जब आप क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं, तो बेस क्या करती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, और ये बॉन्ड यहाँ जब सी सी डबल बॉन्ड बनाता है तो अमोनियम आयन निकल जाता है, आपको एक अल्कीन मिल जाती है। Quaternary ammonium hydroxide can be made from a quaternary ammonium halide using silver oxide. This is one of the example how we can make basically quaternary ammonium hydroxide. The main reaction of this reaction to form basically an alkene. Coop elimination. इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल बेसिकली टर्शरी अमाइन ऑक्साइड, वो किस तरीके से बनाया जाता है। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को हम टर्शरी अमाइंस के साथ जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, कि टर्शियम अमाइंस को जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पर एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो आपको एन ऑक्साइड दे देते हैं। ठीक है, ये अमीन ऑक्साइड जब हीट किया जाता है तो आपको करेस्पॉन्डिंग अल्कीन देते हैं साथ में। अब वो किस तरीके से होता है, देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल आपके पास ये टर्शियमीन एन ऑक्साइड था, अब ये रीअरेंज होता है इटसेल्फ। एन ऑक्साइड अल्फा बीटा पोजीशन के ऊपर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके सी डबल बॉन्ड सी बना लेते हैं, साथ में सी एन बॉन्ड टूट जाता है और ये आपको करेस्पॉन्डिंग अल्कीन दे देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दी गई, ये एलिफेटिक था, इसमें स्लाइटली रिंग स्ट्रक्चर है, सेम एन ऑक्साइड एक्सट्रैक्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा बीटा पोजीशन एंड क्रिएटिंग द डबल बॉन्ड बाय दिस वे। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज वगैरह देखिए। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।